नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज से आंखों पर दुष्प्रभाव के बारे में और उसके इलाज के बारे में भी जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपके भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर विनीता रामनानी से डायरेक्टली जान सकते हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डायबिटीज की बीमारी क्यों होती है, क्या कुछ लक्षण होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे मधुमेह कहते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। अगर फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा और खाना खाने के बाद की शुगर 150 से ज़्यादा है तो ऑन एन एवरेज ये एक डायबिटीज़ का शुरुआती हो सकता है, जिसमें कई बार कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। और जब आप अपनी शुगर टेस्ट कराते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। इसमें हेरिडिटरी यानी कि आपके बड़ों को अगर शुगर की बीमारी है तो आपको होने की संभावना है, या फिर ये ओबेसिटी यानी मोटापे से, या सिडेंट्री लाइफ जो कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, या जो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, जो बदलती जीवन शैली में धीरे धीरे हमारी स्ट्रेस बढ़ रही है, उसकी वजह से शुगर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में ऐसा होता है कि कुछ मरीजों को धुंधला दिखाई देता है, कुछ लोगों का वज़न घटने लगता है, प्यास खूब लगने लगती है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, और कई बार उनको यूरिन के लिए भी बार बार उठना पड़ता है रात में भी। पर सामान्यतः ये लक्षण नहीं भी देखने के बावजूद भी शुगर ज़्यादा हो सकती है। कुछ पेशेंट्स के जख्म नहीं भरते हैं, उनको बार बार संक्रमण होता है, और संक्रमण होने पर घाव के भरने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है मैम? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई बार लोगों को लगता है कि अभी मेरी उम्र छोटी है, अभी मुझे शुगर नहीं हो सकती है, शुगर बुढ़ापे में नहीं होती है। इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं। तो तीन तरह की मुख्यतः डायबिटिक बीमारी होती है। जो पहली है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि जिसमें सिर्फ इंसुलिन से ही इलाज हो सकता है, और वो यंग एज में देखी जाती है। छोटे बच्चों में आमतौर पर टाइप 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। बड़े लोगों में 30-40 ईयर्स से ऊपर जो होते हैं उनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जो आम तौर पे गोलियों से कंट्रोल हो सकता है। मगर अगर शुगर बहुत ज़्यादा लेवल में हाई हो जाती है, जैसे 400-500 शुगर है, तो कई बार गोलियों के साथ में इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। और जो थर्ड वैरायटी है वो है ड्रग इंड्यूस्ड, कि आपने स्टेरॉइड्स लिए तो उस समय टेम्परेरीली, अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को टेम्परेरीली शुगर हाई हो गई, और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। साथ ही मैम ये भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर कहा जाता है भारत में ये जो बीमारी है, इसकी जो दशा है बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है। इसकी स्थिति समझना चाहेंगे भारत में? बिल्कुल, हम सबको ये समझना चाहिए कि पूरे विश्व में डायबिटीज़ के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, और इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है वो कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग अपने शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब तक कि वो बीमारी बहुत आगे नहीं बढ़ जाती, हम कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की तरफ या एक शरीर की तरफ हम अपना ध्यान नहीं देने की वजह से, और सबको ये लगता है कि कड़वा खाने की वजह से या ये 2 रुपए की गोली खाने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ऐसे करके कहीं ना कहीं हम अपने डायबिटीज़ को बढ़ाते चले जाते हैं, और जब उसके कॉम्प्लिकेशंस पूरी बॉडी में हो जाते हैं तब हम अपनी शुगर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2017 में 7.2 करोड़ लोग थे जिनको डायबिटीज़ की बीमारी थी, लेकिन अभी इसकी जो स्थिति है वो बहुत विकट होती जा रही है, कि लगातार बढ़ते हुए नंबर्स से ये प्रिडिक्शन है कि 2045 में ये 2 गुने से भी ज़्यादा होके 13.4 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो इतनी तेज़ी से अगर हम बढ़ते रहे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी भयावह रूप ये बीमारी वर्ल्ड पर लेती जा रही है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में भी जानना चाहेंगे मैम, कब मनाया जाता है और मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका?
बिल्कुल, डायबिटीज़ की अवेयरनेस, जन जागरूकता के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पूरे विश्व में डायबिटिक डे मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड डायबिटिक डे बोलते हैं। और 2000 अ, ये कई सालों से मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो है कि डायबिटीज़ केयर, अभी नहीं तो फिर कब। तो हम्म। ये जो डायबिटीज़ की केयर है वो हम सब तक पहुंचना चाहिए, और ये 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। साथ ही मैम आपने जिक्र किया कि डायबिटीज़ एक हेरिडिटरी डिसीज़ है और आगे आने वाली जनरेशन में भी इसके खतरा बना रहता है। उससे सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स को या दादा दादी को या चाचा जी को या जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको ब्लड शुगर है, तो आप अलर्ट हो जाइए। आप अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखिए, नियमित शुगर की टेस्ट कराइए, क्योंकि बिना टेस्ट किए हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि शुगर की बीमारी आप में कब शुरू हो गई। और वेट बहुत कंट्रोल रखना है। संयमित भोजन के अलावा व्यायाम या वॉक कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर टेस्ट को आप ट्रैक करिए। ऐसा ना हो कि आपने टेस्ट ही नहीं कराई और बस बोलते रहे कि मुझे तो कोई शुगर की बीमारी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हम्म। जिन लोगों को हेरिडिटरी है उनको ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। उनको अपनी नियमित सालाना जांच के अलावा अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यायाम और खान पान ये दो मुख्य स्तंभ हैं डायबिटीज से बचने के लिए या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही मैम मुख्य तौर पर डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह के ऑर्गन डैमेजेस इस बीमारी में हो सकते हैं और आंखों पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? अवंतिका, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ से कई बार कोई भी लक्षण या सिम्टम्स नहीं होते हैं। और कई बार पेशेंट्स को पता ही तब चलता है जब उनके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सिर से लेकर नाखून तक कोई भी ऑर्गन बॉडी का डैमेज हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से, स्पेशली वो बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या फिर बहुत पुरानी डायबिटीज़ हो जिसको हमने केयर नहीं की हो। लेकिन जो मुख्य अंग हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो है आंखों की बीमारी, जिसमें कि ब्लाइंडनेस या अंधत्व हो जाता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। किडनी के ऊपर, क्योंकि इतनी छोटी वेसल्स जितनी आंखों में है वो किडनी पे होती है, तो आंखों की बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और किडनी की बीमारी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है न्यूरोपैथी, यानी जहाँ पे आपकी नर्व्स हैं। तो बेसिकली वो कई बार छोटी नर्व्स जो पैरों में होती है, तो इसकी वजह से डायबिटिक फुट बहुत कॉमन है। तो ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई या उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो खराब होने की संभावनाएं रहती है शुगर से। डॉक्टर विनीता, आपने पहले जिक्र किया कि डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है और कई बार ऐसा होता है कि लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप की डायबिटीज़ में आंखों पर दुष्प्रभाव की संभावना रहती है और अगर लक्षण नहीं दिखते हैं आंखों में, तब क्या किया जाए? देखिए, जो आँखों की बीमारी है उसमें लगातार चश्मे का नंबर चेंज होता रहता है या बदलता रहता है, या आँखों के आगे धुंधलापन रहता है, तो ये एक सिग्नल है कि आप आई चेक कराएं। उसके अलावा आँखों में रूखापन होता है, आँखों में कई तरीके के संक्रमण होते हैं, मोतिया बिंदु और कांच बिंदु बढ़ती उम्र के साथ आ जाते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी आँखों की सालाना जांच कराना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा कि टाइप 1 या टाइप 2 में कौन ज़्यादा रिस्क पे है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही डायबिटीज़ की बीमारी होती है, और बढ़ती उम्र के साथ में ये बीमारी के लक्षण और बढ़ते चले जाते हैं। स्पेशली अगर 5 साल पुरानी बीमारी है तो लगभग 50% लोगों को आंखों में साइड इफ़ेक्ट होने की संभावनाएं रहती है, और 10 साल पुरानी डायबिटीज़ की बीमारी हो गई तो लगभग 70% लोगों को आंखों में साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और 20 साल पुरानी बीमारी में तो लगभग 100% लोगों को आंखों में डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को अपनी आंखों की सालाना जांच कराना चाहिए। सेम हालत टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स की भी है, लेकिन उनके आंकड़े थोड़े से कम हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स 5 साल में लगभग 30 to 35% पेशेंट्स में होता है, और 50% पेशेंट्स में अबाउट 20 ईयर्स।
इतनी ओल्ड डायबिटीज़ हो तब जाके होता है। बिल्कुल, चलिए इसी बीच में हमारे दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपके भी आंखों की समस्याओं से जुड़े कुछ सवाल हों तो लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल डायरेक्टली डॉक्टर विनीता जी से पूछ सकते हैं। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने बताया कि आंखों पर काफ़ी सारे दुष्प्रभाव होते हैं, अगर इनको लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे जाकर देखने को मिलते हैं? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती दौर में पेशेंट को बराबर से दिखता रहता है और वो अगर अपनी सालाना पर्दे की यानी कि रेटिना की जांच नहीं करा रहा है, जिसमें कि हम आँखों में ड्रॉप्स डाल के आपकी रेटिना की टेस्ट करते हैं कि कहीं रेटिना आपकी लीक तो नहीं कर रही है। अगर रेटिनल वेसल्स लीक करती है तो पर्दे के ऊपर कमज़ोर खून की नलकियाँ और धब्बे आ जाते हैं। शुरुआत में ये धब्बे इतने कम होते हैं कि आपको रोशनी का कोई भी अंतर नहीं आता है। अगर वो धब्बे लगातार बढ़ते चले जाते हैं या पर्दे के ऊपर सूजन आ जाती है, इस केस में मरीज को कम दिखता है। लेकिन ये जो स्टेज है वो थोड़ी सी लेट वाली स्टेज है, जिससे हमको उस समय हम बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं पर आपकी खोई हुई रोशनी को वापस नहीं दे सकते। तो अगर आपको अपनी रोशनी को प्रिजर्व करना है तो सालाना रेटिना टेस्ट कराना चाहिए, न कि जब आपकी विजन कम हो जाए और आप नॉन प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली स्टेज में आ जाएं जिसमें आपकी विजन ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो हम आपकी गई हुई विजन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे की रोकथाम के लिए आपको इंजेक्शंस और लेजर के द्वारा इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पहले से ही तमाम प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बीच हम आपको बता दें कि एक कॉलर हार्दिक हमारे साथ नीमच से जुड़ चुके हैं। हार्दिक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे को एक तो बच्चे के लिए सवाल पूछना है कि उसके पिछले 2 महीने से आँख के ऊपर सूजन आ जाती है और उस आँख के ऊपर सूजन आने के बाद तो उसके पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती है। सर, बच्चे को डायबिटीज़ है, उसकी उम्र कितनी है? 1 साल है मैम। 1 साल के बच्चे को आँख में और चेहरे पे सूजन आना मेनली डायबिटीज़ तो नहीं हो सकता। ये एक एलर्जी की बीमारी हो सकती है कि किसी चीज़ से उनको एलर्जी हो। तो एक बार आप आई टेस्ट करा लें कि कई बार हम बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं या उनको जो पाउडर या जो भी कॉस्मेटिक्स लगाते हैं उसकी वजह से एलर्जी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप पेडियाट्रिशियन को या आई डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दें। चलिए, आशा करते हैं कि हार्दिक को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुष्प्रभावों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मोतियाबिंद का भी आपने जिक्र किया, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, मोतियाबिंदु जो है एक ये उम्र की निशानी है जिसमें हमारी जो आँख के अंदर का लेंस है वो धुंधला हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी घड़ी का कांच धुंधला हो रहा है, और जबकि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जो है वो रेटिना यानी कि आपके घड़ी के डायल को ख़राब करती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में दोनों होने की संभावना रहती है कि मोतियाबिंदु भी जल्दी आ जाएगा और वो तेज़ी से बढ़ेगा और हार्ड हो जाएगा, और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना पे भी डैमेज होगा। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो अपनी कंप्लीट आई टेस्ट करा के दोनों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैटरेक्ट का भी और डायबिटीज़ के रेटिनोपैथी के चेंजेस हों तो उनका भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ ही मैम, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानकारी दी, समझना चाहेंगे इसको विस्तार से, क्या होती है बीमारी, किस तरह से इसका उपचार होता है? देखिए, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे अभी मैंने बताया कि जो रेटिना की जो वेसल्स हैं वो लीक करने लगती है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है उसमें जो छोटी वेसल्स होती हैं वो उनकी दीवारें कमज़ोर हो जाती है और उनका जो ब्लड नॉर्मली वो ब्लड वेसल के अंदर होना चाहिए वो बाहर पर्दे पे बिखर जाता है। शुरू में लाल धब्बे आते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं और नंबर्स कम होते हैं, जिसको हम बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। पर अगर अपन ने शुगर कंट्रोल नहीं की तो फिर ये धब्बे और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लीक ज़्यादा होने से ये धब्बों की साइज़ बढ़ जाती है, नंबर्स भी बढ़ जाते हैं और इनके साथ में येलो कोलेस्ट्रॉल के धब्बे भी आने लगते हैं, जैसे हम एक्सुडेट्स कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये जो लीक है वो रेटिना के लेयर्स के बीच में चला जाता है, जिसे मैक्युलर एडिमा यानी कि पर्दे की सूजन कही जाती है। ये नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है। यहाँ तक हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, रोशनी को बचा
सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में भी बीमारी को नहीं रोका गया या शुगर को नहीं कंट्रोल की गई तो फिर थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डेंजरस होती है, जिसमें कमज़ोर खून की नलकियां बन के वो रेटिना के ब्लड सप्लाई को ख़त्म करती है, जिससे देखने वाली नस सूखती है, पर्दा सिकुड़ता है और अचानक से सुबह उठते से ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है क्योंकि विट्रस हेमरेज हो जाता है। तो ये जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए रेटिना की समय रहते जांच और इलाज ज़रूरी है। साथ ही मैम आपने बताया काफ़ी गंभीर बीमारी है डायबिटिक रेटिनोपैथी, और बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं। बच्चों में अगर इस तरह की बीमारी निकलकर सामने आती है तो क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? जैसे कि मैं सारे मरीजों को बोलती हूँ कि इसका जो रूट कॉज है वो है डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियाँ, जैसे कि कई बार ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, खून की कमी या ओबेसिटी। ये सब बीमारियां जो होती है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, तो रेटिनोपैथी के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एक बार रेटिनोपैथी आ गई तो उसके प्रोग्रेस होने के यानी कि उसके आगे बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हमें शारीरिक कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। किसी भी पेशेंट से पूछो हमने शुगर टेस्ट अभी 6 महीने से नहीं कराई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 3 मंथ्स की एवरेज शुगर HbA1c के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि पेशेंट को जिस दिन अपनी शुगर टेस्ट करानी होती है उसके पहले से वो मीठा खाना 2 दिन बंद कर देंगे, थोड़ा सा कम खा लेंगे ताकि उनकी शुगर नॉर्मल आ जाए, और वो उस एक शुगर की रिपोर्ट को देख के बड़े खुश होते रहते हैं, और जबकि पता चला कि पिछले 3 महीनों से पूरी शुगर अनकंट्रोल्ड चल रही थी। तो हमें अपनी शुगर का पूरा ध्यान रखना है। अगर शुगर कंट्रोल होगी तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। बिल्कुल, और यानी कि इस तरह से लगातार और रेगुलर जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कोई ऐसा केस डॉक्टर विनीता आपने अपने मेडिकल करियर में देखा हो जब डायबिटीज़ हो किसी पेशेंट की और अचानक से उसकी आंखों की रोशनी चली जाए? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पैसे वाले लोग भी कई बार अपनी डायबिटीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें तो अभी दिखता रह रहा है, अब हम क्यों आंखों की जांच कराएं, जब हमको कम दिखेगा तभी हम आई टेस्ट कराएंगे। तो एक मेरे जहन में एक पेशेंट हैं जो अच्छी स्कूल में ओनर थी, और उनको अचानक से दिखना कम हो गया आँख से। तब उनको पता चला कि आँखों में ब्लीडिंग हो गई है, क्योंकि उनकी आँखों की जो रेटिना थी वो पहले से ही डैमेज थी, जिनका उन्होंने समय रहते इलाज नहीं कराया। तो दोनों आँखों में ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी नसें सूख गई। हालांकि हमने बहुत प्रयास किया कि उनकी रोशनी थोड़ी सी भी वापस आ जाए, लेकिन एक आँख में थोड़ी बहुत रोशनी कुछ समय के लिए रही, पर उनको फिर डायलिसिस भी कराना पड़ता था क्योंकि उनकी किडनी भी डैमेज हो चुकी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग डायलिसिस पे हैं उनको अपनी आँखों की जांच जरूर कराना चाहिए, क्योंकि किडनी और आँखें ये दोनों पैरेलल चलती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। तो जिन लोगों का डायबिटीज़ चल रहा है, उनके पास डायबिटीज़ है, उनका अगर डायलिसिस चल रहा है तो उनके पास डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। लेकिन आँख की रोशनी चली गई तो आँख ट्रांसप्लांट इसमें बिल्कुल काम नहीं आती है। तो इसलिए समय रहते मरीज को जागना ज़रूरी है और आँखों को तवज्जो देना है। अगर आँखों की रोशनी चली गई फिर डॉक्टर के पास गए तो कई बार हम लोग उस रोशनी को वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय रहते आँखों की जांच और उपचार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इवन मैम कई सारे ओल्ड एज पेशेंट्स को भी मैंने देखा है जो कि आर्टिफिशियली कह सकते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लेकर खाना खा लेते हैं और इस तरह से समझते हैं कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। कितना सही है ये? देखिए, इंसुलिन अगर ज़रूरी है तो बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे देश में ये भ्रांति है कि हमको शुगर की गोलियों की आदत पड़ जाएगी या इंसुलिन की हमें आदत पड़ जाएगी, पर अगर आपकी शुगर बहुत हाई है तो आपको डाइट कंट्रोल और व्यायाम के अलावा शुगर की दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। आपका कंट्रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं और अगर वो इंसुलिन से कंट्रोल हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मदर खुद इंसुलिन लेती है, तो इंसुलिन लेना कोई बीमारी नहीं है, वो एक बीमारी का सॉल्यूशन है। हमें इंसुलिन की आदत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी इंसुलिन हमारे अंगों को डैमेज होने से रोकेगी। तो जो लोगों की शुगर इंसुलिन पे बढ़िया कंट्रोल्ड है उनको मैंने देखा है कि आंखों पे और किडनी पे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं।
साथ ही बहुत ही संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग करते हैं। कितना हार्मफुल होता है ये आँखों के लिए और क्या कुछ प्रिकॉशंस इसके लिए लेने चाहिए? देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स में आंखों में ड्राइनेस और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में इन्फेक्शन और ड्राइनेस का खतरा और डबल हो जाता है। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको केयरफुल होकर अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करना चाहिए। उनको जब उनको कहीं पार्टी में जाना हो उस समय वो थोड़ी देर के लिए वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएं, फिर प्रॉपरली निकाल के क्लीन करके और एंटीबायोटिक और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करें, न कि जो ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग होती है उनको आंखों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। कई बार मैंने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स भी जाके चश्मे का नंबर ऑप्टिकल स्टोर से ले लेते हैं, तो ऑप्टिकल स्टोर वाले आपकी रेटिना की टेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने तो आई टेस्ट करा लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप अगर रेटिना नहीं देखेंगे, दवाई डाल के रेटिना चेकअप नहीं कराएंगे, हम देख नहीं पाएंगे कि आपको रेटिना में पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है कि नहीं। अगर डेवलप हो रही है तो आप शुगर कंट्रोल करके अपनी बीमारी की रोकथाम करके अंधत्व से बच सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही मैम अंत में संक्षिप्त में क्या कुछ कहना चाहेंगी डायबिटिक पेशेंट्स को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जागो मरीज जागो, कहीं भी भ्रांतियों के चक्करों में न पड़े। कोई भी ये बोल दे कि नहीं आपको शुगर की गोली नहीं खानी है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। अपनी शुगर को ज़रूर कंट्रोल रखिए, शुगर की दवाइयाँ प्रॉपर समय पर लेते रहिए और व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली, खान पान, जैसा कि मैंने बताया ये 2 मेन स्तंभ हैं, उनकी तरफ ध्यान देके सालाना आंखों की जांच कराएं और डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। चलिए डॉक्टर विनीता, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज हमने डॉक्टर विनीता रामनानी से डायबिटीज से आंखों पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं और निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, बने रहें वंसल न्यूज के साथ।